अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? जी भाई। चलो, तो कल हमने AKI का इंट्रोडक्शन एक थोड़ा सा लिया था। आज हम क्लिनिकल केसेस देखेंगे कि AKI किन किन वजूहात की वजह से हो सकता है। मैं एक हाशिर। चलो, ठीक है। अच्छा, आज जो है हम इंशाल्लाह देखेंगे कि एक्यूट किडनी इंजरी किन किन वजह से हो सकती है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आपके साथ और हम फिर आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल कुछ क्वेश्चंस थे उनके अच्छी चीज़ें कुछ मुझे टेक्स्ट बुक से मिली थी तो मैंने ऐड करनी थी। अ, या आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, अगर पढ़ लिया तो अच्छी बात है। दूसरा एक था ओलिग्यूरिया और एन यूरिया की डेफिनेशन। तो ओलिग्यूरिया वाज लेस देन 0.5 for 2 consecutive hours. And urea था 500 to 100 ml over 24 8 hour. Less than 0.3 ml 6 kg. ये डेफिनेशन नहीं थी। ये एक गलत चीज़ थी जो मैंने कल बता दी थी। तो मैंने क्लैरिफाई करने के लिए वो सोच भी डाल दी थी और ये एक चीज़ है जो मैं करेक्ट करना चाह रहा था। तो एक्यूट किडनी इंजरी किस वजह से है? क्या तीन बेस कॉजेज़ हैं एक्यूट किडनी इंजरी के, या किन तीन कैटेगरीज में हम क्लासिफाई कर सकते हैं एक्यूट किडनी इंजरी को? प्री रीनल रीनल और पोस्ट रीनल। पोस्ट रीनल, बिल्कुल ऐसे ही है। तो प्री रीनल, रीनल और पोस्ट रीनल। और हमने पिछली बार डिस्कस किया था कुछ टेस्ट्स को। उनमें जो इम्पोर्टेंट थे, फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टू क्रिएटिनिन रेशो, एंड नंबर 3 सीरम ऑस्मोलैरिटी। इन ब्रीफ दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन थ्री। इसको हम एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं और फिर हम क्लिनिकल केसेस की तरफ जाते हैं। तो एज यू कैन सी, fractional excretion of sodium is less in pre-renal, in intrinsic renal, post-renal it is increased, क्योंकि यूरिन में सोडियम कम एक्सक्रीट हो रहा होता है प्री रीनल बिकॉज ऑफ द एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन सिस्टम। Urine osmolality, the kidneys have the ability to concentrate urine if it's pre-renal. If it is renal and post-renal, kidneys lose this ability to concentrate urine. And finally, इसमें blood urea nitrogen creatinine ratio नहीं दिया हुआ, but that will be greater than 20 in pre-renal and less than 20 in renal and post-renal. So let's move on to the first case of the day which we will be discussing. एक सेकंड में चीज़ उठा लो, कोड उठा लो यहाँ से। अच्छा, तो दिस इज द फर्स्ट केस विच वी विल बी डिस्कसिंग टुडे, दिस वन। इस केस को पढ़ें। क्लिनिकल सिनेरियो ब्रीफ है, शॉर्ट है, इतनी ही हमें हिस्ट्री और एग्जामिनेशन चाहिए। कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन इस पेशेंट पे हम कराएंगे? यूरिन आ रही और RFT। यूरिन आरी और RFTs, ठीक है। ये पेशेंट जो पिछले एक दिन से यूरिनेट नहीं कर रहा है, इसमें यूरिन आरी आप कैसे करेंगे? ब्लड टेस्ट करेंगे, क्रिएटिनिन लेवल चेक करेंगे। सीरम क्रिएटिनिन लेवल्स, ठीक है। तो टेस्ट की अगर बात आती है, रिपोर्ट कहाँ गया? अच्छा, ये मैं रिपोर्ट डाल रहा था। अच्छा, टेस्ट की बात आती है तो यूरिनालिसिस इस पेशेंट में कैसे करेंगे, एक सवाल। दूसरा, RFTs परफॉर्म करेंगे, ठीक है। RFTs परफॉर्म कर लेते हैं इस पेशेंट के। ये जो पेशेंट है, इसका जो क्रिएटिनिन लेवल है दैट इज़ 3.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यही वैल्यूज़ होती हैं, मिलीग्राम per deciliter. Yes. Blood urea nitrogen is 100 something या 120. रेशो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और इनका अभी फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैं डाल देता हूँ, इट्स 30।
क्या है इस पेशेंट को मसला? Pre-renal. प्री रीनल AKI, ठीक है, प्री रीनल एक्यूट किडनी फेलियर. व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस पेशेंट एक्यूट किडनी इंजरी? Hypovolemia due to diarrhea. हाइपोवोलेमिया और डिहाइड्रेशन, ठीक है. तो हाउ शुड दिस पेशेंट बी मैनेज्ड ब्रीफली? Volume फिंगर लपेटेंगे, resuscitation करें. ठीक है, आईवी फ्लूइड, IV fluids देंगे. When a patient presents in an emergency department with such a presentation, how do we proceed in such a patient? एक बात तो आपकी ठीक है कि IV लाइंस मेंटेन करेंगे और साथ फ्लूइड रिससिटेशन करेंगे. पोलिस तो कैथेटर, यूरिन को मॉनिटर करने के लिए पोलिस कैथेटर भी यूज करेंगे. मॉनिटर करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? पोलिस कैथेटर लगा देंगे ताकि आपको पता चले कि यूरिन आउटपुट कैसा आ रहा है, ठीक है, तो मॉनिटर IV करने के लाइंस लिए. के लिए फ्लूइड, तो सर्कुलेशन में आपने बताया कि IV लाइंस, तो फ्लूइड रिससिटेशन एंड फॉलीज कैथेटर, ठीक है, टू मेजर द यूरिन आउटपुट ऑफ दिस पेशेंट. ठीक हो गया. तो इस पेशेंट में फ्लूइड रिससिटेशन किस फ्लूइड से करेंगे? दैट इज द क्वेश्चन नाउ. रिंगर आरएल, ठीक है, रिंगर्स लैक्टेट, RL, और क्या यूज़ कर सकते हैं? Normal saline. ठीक है, रिंगर्स लैक्टेट और नॉर्मल सेलाइन कैन बी यूज्ड. पॉलिस कैथेटर का इस पेशेंट में मकसद है यूरिन आउटपुट मेजर करना. ठीक है. अच्छा, इस पेशेंट का वॉल्यूम स्टेटस आप कैसे जज कर सकते हैं? बीपी वगैरह मॉनिटर करेंगे. ठीक है, PP वगैरह मॉनिटर करेंगे. चले ठीक है, अभी के लिए इतना. तो द मेन मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट हु हैज़ प्री रीनल AKI ड्यू टू हाइपोवोलेमिया विल फोकस ऑन वॉल्यूम रिससिटेशन. तो पहले वाले केसेस क्लियर कट काफ़ी सिंपल सा है कि दिस पेशेंट हैज़ टैकिकार्डिया, लो ब्लड प्रेशर. ए सिंपल RFT or labs will show that this patient has a pre-renal acute kidney injury. The main focus of treating this patient will be volume resuscitation or volume management for this patient. ठीक हो क्या? ये थोड़ा सा सिंपल सा था. अब थोड़े से मुश्किल केसेस की तरफ जाते हैं. चलो ठीक है, इस केस को देखते हैं. लेट्स टेक अ लुक एट दिस फर्स्ट केस. इन्वेस्टिगेशंस इस पेशेंट की मैं लिख देता हूँ, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट फीचर्स इस केस के क्या हैं, क्योंकि वो फीचर्स डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी है, उन पे हमें फोकस करना है. व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स इन दिस केस स्टेटमेंट? Recent drug intake. रीसेंट ड्रग इनटेक. कौन सी ड्रग्स हैं ये? एनासिड, रीसेंट एनसेड इनटेक, ठीक है. तो हिस्ट्री ऑफ रीसेंट एनसेड इनटेक और ये सारे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं. सारी एनसेड्स हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, बिल्कुल. और क्या फीचर हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है? ये टिपिकल केस स्टेटमेंट है. पर्सिस्टेंट हेडेक इम्प्रूव नहीं हो रहा, तो इम्प्रूव नहीं हो रहा, ठीक है. और
हिस्ट्री के अलावा अब एज उसको अब जो है एलर्जी वो रिएक्शन हो गया टाइप टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। चलो वो तो ठीक है, आप थिंकिंग ठीक है, और लेकिन अभी पहले कैलेंडर और लास्ट 5 days। लाइफ सेव डेज देखो, हिस्ट्री फोकस करो, अभी हिस्ट्री स्टेटमेंट है, फोकस करो। पैथोफिजियोलॉजी हम डिस्कस कर लेंगे, फोकस ऑन द हिस्ट्री एंड द फीचर्स। लास्ट 5 days एज इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर इम्पॉर्टेंट। द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ दिस पेशेंट, दे आर a fever, joint pain, and skin rash. Also complains of nausea and decreased urine output. जस्ट इस हिस्ट्री को अगर हम AKI, आपको पता है अभी हम AKI के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स सी वी आर नॉट डिस्कसिंग दिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ AKI, जस्ट बेस्ड ऑन दिस ब्रीफ स्टेटमेंट क्या क्या डिजीज आपके जहन में आते हैं? lupus nephritis, ल्यूपस नेफ्राइटिस, एक्सीलेंट। और ये रीनल एक ये आई ल्यूपस नेफ्राइटिस एक अच्छा डिफरेंशियल है इस केस के लिए। और क्या कोई डिजीजेस जिसमें जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो, फीवर भी हो? rheumatic fever हो सकते हैं, क्या rheumatic हो सकता Still's disease। अच्छा, मुझे आवाज़ कट। rheumatic रिमेटिक, रिमेटिक क्या हो सकता है? fever, रिमेटिक फीवर, रिमेटिक फीवर इस एज में होता है यूजुअली? नो नो, चलो ठीक है। और Adult onset Still's disease हो सकती है। एडल्ट ऑनसेट स्टिल्स डिजीज हो सकती है। अच्छा, स्टिल्स इवन डिजीज जॉनसन सिंड्रोम हो सकती है। एस में ब्लिस्टर्स बनते हैं, तो रैश की वजह से ब्लिस्टर्स बनते हैं, लेकिन उसमें जॉइंट पेन नहीं होती। और 5 days ड्रग हिस्ट्री, चलो ठीक है लिख लेता हूँ। अडल्ट ऑनसेट स्टिल्स लिख लेते हैं। नाम बड़े मुश्किल इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पे, इतने मुश्किल नाम इस्तेमाल होते हैं यूजुअली वाइवास में, उतना मसला बनता है, लेकिन अच्छा है। और भाई एस मिटा दो। एस निकाल दूँ? जी निकाल दो। NSAID induced nephropathy हो सकती है, एनसेड इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी हो सकती है। एनसेड इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी, ठीक है, एनसेड इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी। और एक दो डिजीजेस, रीनल एक ही है ना तो वो तो हम डिस्कस। किडनी इंजरी। हाँ, एक्यूट, देखो इस पेशेंट में एक्यूट किडनी इंजरी आपको क्या चीज़ बता रही है कि दिस पेशेंट हैज़ एक्यूट किडनी इंजरी? एनसेड लिए थे इसमें, उसकी सिर्फ वही वजह से यूरिन आउटपुट कम हो गया। यूरिन Decreased आउटपुट, urine output। डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ठीक है, द मेन थिंग इज डिक्रीज यूरिन आउटपुट। देखो दिस इज अ केस विच हैज़ मोर देन वन सिस्टम इन्वॉल्वमेंट। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि एक फीवर है, देर इज़ जॉइंट पेन, देर इज स्किन रैश, एंड देन देर इज अनदर सिस्टम। इस तरह के केसेस में जो है यू हैव टू पिक वन थिंग और उसके साथ फिर आगे चलना है जिसकी डिटेल आपको सबसे ज़्यादा मिले, ठीक है। अब इस पेशेंट में जॉइंट पेन, स्किन रैश, फीवर फाइंडिंग्स हैं, इनकी डिटेल्स इतनी ज़्यादा नहीं दी हुई आपको, या उस पर ज़्यादा फोकस नहीं हुआ हुआ। UHS से भी केसेस ऐसे आते हैं जिसमें आपको हिस्ट्री में काफ़ी फीचर्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई एक इम्पॉर्टेंट लैब वैल्यू दी होगी या कोई वेरी स्पेसिफिक फाइंडिंग दी होगी। इस केस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है जो हमें एक्यूट किडनी इंजरी की तरफ पॉइंट कर रही है, वो है डिक्रीज यूरिन आउटपुट। जब आपको समझ आ गया कि डिक्रीज यूरिन आउटपुट है, तो कुछ इन्वेस्टिगेशंस इस केस में करवाना ज़रूरी हैं। व्हाट आर दोज इन्वेस्टिगेशंस? और फिर हम उनके रिजल्ट्स देखते हैं और फिर बताते हैं कि क्या है। यूरिन एनालिसिस और आरएफटी। RFTs, ठीक है, तो यूरिन एनालिसिस एंड RFTs, क्रिएटिनिन इज 2.5, ठीक हो गया। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इज 45, रेशो मैं अपनी लिख रहा। दिस इज द RFTs जो लैब्स में है। इनमें से कोई एक इंपॉर्टेंट वैल्यू आपको केस सिनेरियो मिल सकती है। सेल्स आर eosinophils, FDBC casts are present, प्रोटीन्स नहीं है, या मैं +1 कर देता हूँ।
What does this patient have? renal azotemia, Renal Acute azotemia, AKI, AKI. Pre-renal है, post-renal है या renal है? renal, Renal है, ठीक है. तो this is a renal AKI. अच्छा, looking at this brief case statement, what is the cause of this renal eye? What is the likely cause of this renal AKI? Toxicity. and stage नहीं, mechanism नहीं मैं पूछ रहा. Cause क्या? Toxicity might be a reason. interstitial nephritis. Allergy तो नहीं है? Allergy भी है, ठीक है. But that again, toxicity, allergy, these are the mechanisms. Cause क्या है? drug, NSAIDs. NSAIDs है, ठीक है. The cause is NSAIDs. Now there might be different mechanisms. One might be allergy, one might be toxicity. इस केस में क्या cause है? If it's toxicity, why do you think it's toxicity? If it's allergy, what are the findings or the features which support allergy? Toxicity होगा because fever है. ठीक है, toxicity के लिए fever है और मल्टी सिस्टम मैनिफेस्टेशंस हो तो इसका मतलब है कि एलर्जी है. एलर्जी है. किस सॉरी रिपीट करें, किस वजह से एलर्जी लग रही है? मल्टी सिस्टम मैनिफेस्टेशंस है ना, स्किन रैश भी है, जॉइंट पेन भी है, Joint फीवर भी pain है. डेवलप कर लिया है, तो फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा मोस्ट लाइकली. ठीक. तो देखो, these features are multi-system involvement, skin rash, joint pain, they are pointing towards a hypersensitivity reaction. Now, this is a very good point in pathophysiology. Whenever there is direct toxicity of a substance, you can expect that that system or that organ to be involved. If there is multi-system involvement, always remember there is something which is circulating throughout the body. Then it might be a hypersensitivity reaction or an allergic reaction, or it might be a vasculitis, an inflammation of the vessels. So this history, the multi-system involvement in this patient's clinical presentation, it favors an allergic reaction. Last time we discussed that eosinophils in the context of AKI, they are present in only one disease, one important disease for us. What was that disease? Acute interstitial nephritis. Nephritis. Acute interstitial nephritis. This is the typical presentation of a patient who has acute interstitial nephritis. Now, why does acute interstitial nephritis happen? Nephritis means inflammation. Interstitial nephritis means that the tubules and the surrounding structures are inflamed. Acute means that presentation is short, lasts 5 days. It is an allergic reaction when the drug is reaches or is deposited inside the tubules and the interstitium. It causes a allergic reaction, and that inflammation causes direct damage to the kidney, the renal parenchyma, and hence the patient presents with acute kidney injury and features of renal acute kidney injury. Okay. तो देखो, इस पेशेंट में एक टिपिकल हिस्ट्री है विच हेल्प्स अस डिफरेंशिएट इट फ्रॉम दीज अदर डिजीजेस विच वी इन द लिस्ट. अ पेशेंट हु हैज़ ल्यूपस नेफ्राइटिस, उसमें स्किन रैश, फीवर, जॉइंट पेन बिल्कुल हो सकती है, बट देयर विल बी समथिंग विच विल पॉइंट यू टूवर्ड्स ल्यूपस. डेमोग्राफिक इज एक्सीलेंट. द डेमोग्राफिक जो है इस पेशेंट का 35-year-old फीमेल, ऑटोइम्यून डिजीजेस का है, दिस पेशेंट कैन हैव ल्यूपस. But the feature that she has used 3 different NSAIDs in the past 5 years. It will focus on something which is caused by NSAIDs. जब आपको एक हिस्ट्री में इतना स्ट्रॉन्ग एक फीचर मिल रहा हो ना, तो उसका ये मतलब है कि दैट हैज़ समथिंग टू डू, इट इज़ द कॉज. इस पेशेंट में अगर ये हिस्ट्री ना दी होती तो यस, ल्यूपस नेफ्राइटिस माइट हैव बीन एन एक्सीलेंट डायग्नोसिस ऑफ दिस केस. रियूमेटिक फीवर क्यों नहीं है ये? जोन्स क्राइटेरिया पूरा हो रहा है. एज, एक तो एज है और दूसरा हाँ, एक जोन्स क्राइटेरिया पूरा हो नहीं हो रहा, तो रियूमेटिक फीवर नहीं है. दिस माइट हैव बीन रूमेटॉइड आर्थराइटिस. ठीक है, इट माइट हैव बीन, इट कुड बी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बट टू नो अवेल. रूमेटॉइड फीवर भी होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, जॉइंट पेन भी होती है, स्किन रैश भी.
बट मल्टीपल डिफरेंट ड्रग्स के साथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आपको पता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो एक्यूट मैनेजमेंट है उसमें एनसिड्स यूज़ होते हैं. एनसिड्स हैव अ बेनिफिट इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस. एडल्ट ऑनसेट स्टिल्स डिजीज़, बच्चों में रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ना उसको स्टिल्स डिजीज़ कहते हैं, काल्बन. तो वो भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की पेन सर्व होती है, मतलब रिजॉल्व हो जाती है. इसका एक क्राइटेरिया होता है डायग्नोसिस का, सेपरेट. मौका मिला तो उसको डिस्कस करेंगे. चलो, NSAID इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी. इज दिस NSAID इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी? किसी को इसका आंसर जी। पता है? यस, नो, मे बी, या नहीं पता? कुछ तो उन्हीं की बताइए. वजह से हुई है ना, इसी की वजह से टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन हुआ है और किडनी भी डिफेक्ट हुआ है और भी बहुत सारे मल्टी सिस्टम है, बिल्कुल. तो जो इस वक्त हम केस देख रहे हैं, इट इज़ ड्रग इंड्यूस्ड. बट ड्रग इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी या एनसिड इंड्यूस की बजाय एक टर्म यूज होती है एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी. इज दिस एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी? हाँ, ना, नहीं, नहीं पता, कुछ तो जवाब आए. हाँ, यस यस, सर। ठीक है. तो सारे एग्री कह रहे हैं कि दिस इज एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी. मैं इतना एक चीज़ से फोकस कर रहा हूँ और फिर भी मुझे एक आंसर मिला है यस का. जी जी अच्छा, दिस इज नॉट एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी. ठीक है, दिस इज ड्रग इंड्यूस्ड AIN, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, ड्रग इंड्यूस्ड AIN जो डायग्नोसिस है. रीनल जब आप पढ़ेंगे, ये वैसे भी आप पढ़ेंगे, देयर आर डिफरेंट टर्म्स यूज फॉर डिफरेंट कंडीशंस. ये जो हमारा पेशेंट है, ही हैज़ एन एलर्जिक रिएक्शन, ए ड्रग इंड्यूस्ड एलर्जिक रिएक्शन, ए ड्रग इंड्यूस्ड एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस. एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी भी एनाल्जेसिक्स की वजह से होती है, पेरोक्सिकैम, डिक्लोफेनिक, आइबुप्रोफेन. बट ऑलवेज रिमेंबर, एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी is a chronic disease. It's not an acute disease. It is caused by analgesics, number one. बिल्कुल ठीक है. It can present with chronic kidney disease. It can present with urinary tract obstruction, hematuria, बाकी सारे मसले हो सकते हैं. But remember, analgesic nephropathy is the name given to renal dysfunction if it occurs due to chronic consumption of NSAIDs. ठीक है. This भाई patient, नेफ्रोपैथी ही, इसको नेफ्रोपैथी क्यों नहीं कह सकते? नेफ्रोपैथी मीन्स सम प्रॉब्लम इन किडनी, तो ये एक ब्रॉड टर्म नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है. दिस इज सम प्रॉब्लम इन किडनी. इसको नेफ्रोपैथी इसलिए नहीं कहते क्योंकि कुछ टर्म्स ना स्पेसिफिक रिजर्वेशन के साथ यूज़ होती हैं. जो एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी है ना, इस टर्म का जो मकसद है, टर्म का जो यूज़ है, इट स्पेसिफिकली डिनोट्स प्रॉब्लम इन किडनी फंक्शन ड्यू टू क्रोनिक कंजम्पशन. तो क्रोनिक कंजम्पशन की वजह से है, प्रॉब्लम भी फिर क्रोनिक होगा. बिल्कुल मसला कराती हैं. ये एक क्रोनिक प्रॉब्लम होगा. देखो, ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस जो इस पेशेंट को है, हमने कहा कि दिस पेशेंट हैज़ एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस. एक्यूट की जगह क्रोनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस भी होता है. क्रोनिक ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, उसकी प्रेजेंटेशन इससे डिफरेंट होती है. वो एक क्रोनिक डिजीज़ के साथ प्रेजेंट करता है. क्रोनिक डिजीज़, इट माइट बी क्रोनिक किडनी डिजीज़, इट माइट बी अनदर chronic renal problem, a problem localized to dysfunction in the kidney. Analgesic nephropathy is a chronic interstitial nephritis. Our patient has a acute interstitial nephritis. This is drug induced AIN. This is not analgesic nephropathy. ठीक हो गया. इन दो टर्म्स की यूज में क्लैरिटी आई है थोड़ी सी? ठीक है. Chronic tubulointerstitial nephritis. If this patient had a history of, let's say, the last 10 years, and this patient presented with joint pain fever की बजाय just a raised creatinine fever or one of these features, or maybe none of these features, nausea, vomiting, something for the last 10 years on and off, और ये चीज़ें आपको मिलती, then yes, this patient would have had analgesic nephropathy,
chronic interstitial nephritis. At the short history, the allergic features, the multi-system involvement, and the evidence of renal involvement, all of these point to a diagnosis of drug-induced, analgesic-induced, acute interstitial nephritis. This patient has acute interstitial nephritis. Okay? ये था acute interstitial nephritis. अगला केस देखते हैं. AKI की एक टाइप है, AKI की टाइप है ना. AKI की कॉज है. जिस तरह हमने हार्ट फेलियर डिस्कस किया था, मैं बार बार ये एनालॉजी यूज़ करूँगा. जिस तरह हार्ट फेलियर की डिफरेंट कॉजेज थी. हार्ट फेलियर कैन बी ड्यू टू MI, ड्यू टू हाइपरटेंशन, ड्यू टू valvular dysfunction, due to cardiomyopathy. Similarly, AKI can be due to different causes: pre-renal, renal, and post-renal. Drug-induced interstitial nephritis is a renal cause of AKI. Dehydration or hypovolemia was a pre-renal cause of AKI. अगर NSAIDs लीव कर दें तो ये रिवर्सिबल होता है? हाँ बिल्कुल, आपने अच्छी बात की है. इस पेशेंट की ट्रीटमेंट में क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होनी चाहिए, मैं भूल ही गया बताना. आपने शुक्र है मुझे याद करा दिया. व्हाट विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैनेजमेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट, वो आपने बता दी है कि द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग द स्पेसिफिक मैनेजमेंट. बाकी तो चीज़ें चलेंगी, वो हम डिस्कस करेंगे एंड पे आके. वो है कि प्रॉम्प्ट क्या कहेंगे, ड्रग ख़त्म करना, जो भी कहते हैं, cessation. Thank you. Prompt cessation of drug use. जो भी ये ड्रग पेशेंट इस्तेमाल कर रहा है इस वक्त, यानी कि 3 यूज़ कर रहे हैं, the patient needs to be stopped. These drugs need to be stopped. These are the drugs which are causing the injury. If they are stopped, the kidney function will reverse itself as much as it can. So the specific treatment है in this case, that is prompt cessation of the specific drug use. So, thank you मुझे बताने के लिए. क्या इंडिकेशन हो सकती है डायलिसिस, क्या इंडिकेशन हो सकती है इसमें, क्या हम करवा सकते हैं डायलिसिस? ठीक है, डायलिसिस आप बिल्कुल करवा सकते हैं. हम एंड पे देखेंगे, उसके भी 2-3 सिनेरियोज हैं डायलिसिस करवाने के, क्या कब करवाते हैं वो हम थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा. इस सेशन के एंड पे देखेंगे डायलिसिस कब करवाते हैं, क्यों करवाते हैं. ठीक है. और जो नेफ्रोपैथी है वो रिवर्सिबल हो सकती है या नहीं? नेफ्रोपैथी, क्रोनिक डिजीजेस जितने भी हैं, as the time passes on, they become irreversible, or the progress can be slowed out, the damage cannot be reversed. तो अगर एक पेशेंट को क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो गया है, CKD, then the progress can be slowed down, the damage cannot be reversed. अगर कोई एक्टिव चीज़ डैमेज कर रही है, तो जो एक्टिव डैमेज होगा by stopping the drugs, it can be reversed, but the damage that has happened, there might be some improvement, but as a whole it cannot be reversed. इसीलिए क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स जो होते हैं उनमें एंड पर आके एक ट्रीटमेंट करनी पड़ती है लाजमी. एक क्रोनिक किसी भी ऑर्गन के फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, उनमें एक ट्रीटमेंट होती है. हार्ट फेलियर का एंड स्टेज एक होता है, लिवर फेलियर का एंड स्टेज एक होता है, रीनल फेलियर का एंड स्टेज एक ही होता है. ट्रांसप्लांट बिल्कुल, द एंड इज ट्रांसप्लांट. ठीक है, तो ये चीज़ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब कल हम CKD डिस्कस करेंगे, इसको दोबारा से एक बार करेंगे. तो एज अ होल रिमेंबर कि इफ़ देयर इज़ क्रोनिक डिजीज़, क्रोनिक डैमेज, then there might be some improvement upon reversal of the offending agent and by management. However, the function will continue to decrease over time. And in such patients, the last resort is transplant. इसीलिए इनको क्रोनिक डिजीजेस कहते हैं. केस नंबर 3 भाई क्वेश्चन था, रूमेटाइड आर्थराइटिस में रीनल फंक्शन डिस्टर्ब होता है, जो यूनिट आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो जाए रूमेटाइड आर्थराइटिस के केस में? रूमेटाइड आर्थराइटिस के केस में हो सकता है, पर उसकी ना एक काफ़ी टिपिकल हिस्ट्री होगी. देखो ये पेशेंट है, इसमें 5 डेज़ की हिस्ट्री है और ये सारा कुछ एक साथ शुरू हुआ है. रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो पेशेंट होगा, शी मे हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री ऑफ अ ईयर, 2 year, even 3 years, a long standing history of this thing. तो
एक पेशेंट नॉन रूमेटॉइड आर्थराइटिस का माइट प्रेजेंट विद डिक्रीज यूरिन आउटपुट। अब उसमें कॉज ये है कि आपको पता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं। These auto antibodies they attack the cells inside the मतलब जहाँ पे लोकेशन होती है वहाँ पे अटैक करते हैं। Now these auto antibodies either they may cause directly attached to antigens, और फिर आपको पता है कि टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कॉज कर सकते हैं, और 3 these auto antibodies can attach to antigens and they might be deposited in certain tissues. जब वो डिपॉजिट होंगे ये एंटीजेंस, जिस तरह हमने एंडोकार्डाइटिस में डिस्कस किया था, आप में ही से ही किसी ने बताया था कि एंटीजेनीमिया, बिल्कुल एंटीजेनीमिया की वजह से ऑटो एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होते हैं एंड दे माइट कॉज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सिमिलर इज द कंडीशन। मैं ये पूछ रहा थी कि उसमें इसमें जो होगी हिस्ट्री प्रोलॉन्ग होगी और इसमें फिर सोई स्किन रैश नहीं होगा। स्किन रैश नहीं होगा। अगर एक डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशन आप सस्पेक्ट कर रहे हैं ना, तो ऑलवेज रिमेंबर कि फॉर अ कॉम्प्लिकेशन टू डेवलप द डिजीज़ मस्ट डेवलप फर्स्ट। डिजीज़ क्रोनिक लॉन्ग कॉम्प्लिकेशन है, डिजीज़ की पहले हिस्ट्री होगी लॉन्ग स्टैंडिंग, मतलब पेशेंट की लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री होगी फॉर 1 year और सो, देन आफ्टरवर्ड्स एक एक्यूट या रिसेंट हिस्ट्री होगी जो कॉम्प्लिकेशन की होगी। जी ठीक है मैम, थैंक यू। जो ल्यूपस नेफ्राइटिस भी जिस तरह है ना कि पेशेंट स्किन रैश ये वो सारे मसले हैं फॉर लास्ट 1 year 6 months और लॉन्गर, एंड नाउ इफ़ इट इज़ नॉट वेल मैनेज अभी या कोई रिसेंट एग्जैसरबेशन हुई है उसकी वजह से, the patient might be a known case of systemic lupus erythematosus, or the patient might not be a new case. However, the important features, the important diagnostic features might be present for a long period of time. तो एक्यूट क्रोनिक प्रोसेस चल रहा होगा, उसके ऊपर एक एक्यूट प्रोसेस होगा। केस नंबर 3, काफ़ी डाइवर्स केसेस आज आपको देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं इस हिस्ट्री में? एंड यूजुअल एज है सबसे पहले। नोजिया, वॉमिटिंग। जल्दी बताएं सारे, जल्दी बताएं। इंटेलेक्चुअल क्लाउडिंग, ड्राउजीनेस। इंटेलेक्चुअल क्लाउडिंग लीडिंग टू ड्राउजीनेस। नो हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री इज एक्यूट। और क्या है इंपॉर्टेंट? Not urinated since the previous day. Excellent. और क्या है? Edema. Examination findings of हम आ गए हैं। Facial puffiness and swollen hands and feet. Excellent. Edema. large bruises. Multiple large bruises. और क्या है important? Drowsy state. ठीक है, drowsy state. लुकिंग। और एक चीज़ में इम्पॉर्टेंट है इस पेशेंट में, 2 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है अभी तक इस इतनी स्टेटमेंट में। जेंडर, ठीक है, और Anorexia and police custody. एक्सलेंट, पुलिस कस्टडी। और जो आखिरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बता देता हूँ होती, दैट इज़ इमरजेंसी प्रेजेंटेशन। क्या लगता है इस पेशेंट के साथ क्या हुआ आपको? What do you think this patient has? This 48-year-old gentleman who was in police custody, who is transferred to the emergency department of the hospital with nausea, vomiting, with decreased or altered consciousness. मतलब being in police हो सकती है मेरी, उसको मारा गया हो। ठीक है, तो one thing which we are suspecting in this patient is trauma. Excellent. और मे बी डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन है। एक्सीलेंट, ठीक है। तो
तो मुझे वाइटल्स देख लेने चाहिए थे, वाइटल्स मैं लिख लेता हूँ ताकि हम थोड़ा सा नैरो कर लें अपना उस लिहाज से। वाइटल्स क्या है इस पेशेंट के? ब्लड प्रेशर 110/70, पल्स इज 86 और फीवर एफेब्राइल पेशेंट। रेस्पिरेटरी रेट फीवर एफेब्राइल है, रेस्पिरेटरी रेट भी नॉर्मल है। एंसेफेलोपैथी हो सकती है। एंसेफेलोपैथी हो सकती है, एक्सीलेंट। ठीक है, तो एक ट्रॉमा था, ट्रॉमा का यहाँ। तो one cause of this patient's might be condition might be trauma, one might be encephalopathy. अच्छा, in the context of acute kidney injury, which features tell you that this patient has acute kidney injury? Not urinated since previous day. So Since the previous edema, excellent. So nausea, vomiting, nausea, vomiting, anorexia. एनोरेक्सिया। ठीक है, तो कुछ फीचर्स आपको एक्यूट किडनी इंजरी का पता है उस लिहाज से, नॉट यूरिनेटेड सिंस द प्रीवियस डे, दिस इज टेलिंग यू दैट दिस पेशेंट हैज़ एक्यूट किडनी इंजरी, बट देन अगेन दिस पेशेंट हैज़ ए मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट, ड्राउजीनेस, facial puffiness, hand and swollen feet, multiple large bruises. What can be the cause of bruising in a patient? क्या cause हो सकता है bruising का? यूरीमिया। यूरीमिया, ठीक है, और Trauma, ट्रॉमा, ठीक है, और ब्रूजेस कब बनते हैं? Reduce platelet count. Decreased platelet count, aka thrombocytopenia. और चलो ठीक है, मुझे बताओ कि हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेट दिस पेशेंट? history, हिस्ट्री से आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, हिस्ट्री से आप असेस करेंगे। इन्वेस्टिगेशंस में क्या इंपॉर्टेंट है इस पेशेंट की? RFT, RFTs, ठीक है, तो वही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कहते आ रहे हैं। इफ़ यू सस्पेक्टिंग अ पेशेंट हैज़ acute kidney injury, the investigations important include RFTs and blood urea nitrogen. RFTs में ये चक्कर है कि the creatinine is 6.5, B1 उतना ही समझें, प्रोटीन्स ++, कास्ट्स नहीं है, नन कहता है, सेल्स भी। भाई यूरिन एनालिसिस तो नहीं कर सकेंगे ना, वो तो यूरिनेट ही नहीं कर रहा। हाँ, नहीं कर रहा। तो मैंने पहले भी ये सवाल पूछा था कि कैसे आप करेंगे, पहले पेशेंट में भी यूरिन एनालिसिस तो हमने नहीं करवाया। इस तरह के पेशेंट में हाउ विल यू असेस फॉर द यूरिन, कैसे आप यूरिन एनालिसिस करेंगे? कैथेटर से, ठीक है, तो सैंपल फ्रॉम दी कैथेटर। इसकी जो है न्यूएंसेस जो है वो मैं आपसे कल इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा कि एक पेशेंट है जो यूरिनेट नहीं कर पा रहा, तो उसमें आप कैसे यूरिन एनालिसिस करेंगे? तो यूरिन एनालिसिस कैथेटर से करते हैं इन सच ए पेशेंट। cells RBC hematuria is present, the urine is red colored. What is the cause of this patient? मतलब जो तीन चीज़ें हमने डिस्कस की थी, is this a pre-renal, renal और a post-renal AKI? Renal AKI. तो दोबारा इस केस को देखते हैं। What do you think is the cause of this patient's renal AKI? Is there any other investigation you would like to perform in this patient in the context of AKI? हमने investigations कुछ पिछली बार डिस्कस भी की थी एक्स्ट्रा। सीरम इलेक्ट्रोलाइट। Serum electrolytes, excellent. So you want an electrolyte panel. Electrolytes इसके क्या हैं पेशेंट के, मैं लिख लेता हूँ जल्दी से। Serum potassium, this patient 7 millimole per liter. Serum phosphate जो सिग्निफिकेंट है मैं वही लिख रहा हूँ, बाकी नहीं करूँगा। Serum phosphate
5 मिलीमोल पर लीटर। सीरम कैल्शियम, चलो एक और चीज़ आ गई, कैल्शियम। कैल्शियम इज 7 मिलीमोल पर लीटर। आई थिंक 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर में करते हैं, तो दिस इज मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब शुड वी डू एन ईकेजी क्योंकि उसका पोटेशियम बहुत ज़्यादा है। Excellent. You should perform an EKG. तो an EKG should be done in this patient. EKG को मैं थोड़ी देर के लिए साइड पे रखूँगा, हम डायग्नोसिस पे आएंगे। मैनेजमेंट में आपने अच्छी बात कही है, एक एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी EKG होगी। तो फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन लेट्स जस्ट से दैट EKG पे कुछ चेंजेस हैं अभी के लिए। या EKG देखना है तो EKG देख लेते हैं। अभी बस जिक्र आ गया है तो लेट्स टेक अ लुक एट दिस पेशेंट्स EKG। नॉर्मल ECG लग रहा है या एबनॉर्मल है? नो, एबनॉर्मल है या नॉर्मल है? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल है। क्या एबनॉर्मलिटी है? टॉल टी वेव्स हैं। टॉल Tall टी and वेव, tinted T waves. टॉल एंड टेंटेड टी वेव्स। तो चेस्ट लीड्स पे अगर हम गौर करें तो QRS कॉम्प्लेक्स टॉल टेंटेड टी वेव, QRS कॉम्प्लेक्स टॉल टेंटेड टी वेव, स्मॉल QRS कॉम्प्लेक्स टॉल टेंटेड टी वेव्स। तो देयर इज एविडेंस ऑन ECG ऑफ हाइपरकैलेमिया। एक्सीलेंट। ECG आपने करा लिया, आपको टॉल टेंटेड टी वेव्स मिल गई। चलो आपने कुछ और लैब्स करा ली या मैंने आपके साथ कुछ और लैब्स करा ली और उसमें कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिली हैं। What does this patient have? This is enough for भाई diagnosis. मायोग्लोबिन की वजह से ट्यूबुलर इंजरी। Excellent. तो why is there an AKI? आप सही पहुंची हैं, myoglobin. What is the diagnosis of this patient? Rhabdomyolysis. Rhabdomyolysis. Excellent. This patient has rhabdomyolysis. What are the features which tell us that this patient has rhabdomyolysis? Rhabdomyolysis happens when a patient suffers from trauma or excessive muscle contraction, excessive muscle use. This patient has a history of trauma, although it's very Okay. थोड़ा सा देखना पड़ता है गौर से, but emergency presentation, police custody, drowsiness over 3 days, not urinated, still non-specific, large multiple bruises of a patient who was in police custody. And ठीक है, this feature is indicative of trauma in the history. Examination में facial puffiness, swollen hands and feet, indication and not urinated since the previous day, indication of kidney involvement. When we perform the urine analysis, the presence of hematuria, red colored urine and myoglobin. This indicates the presence of breakdown of muscle products, rhabdomyolysis. सीरम इलेक्ट्रोलाइट का पोटेशियम का ज़्यादा होना, फॉस्फेट का ज़्यादा होना, कैल्शियम का कम होना. These are typical electrolyte changes which happen in rhabdomyolysis. And finally, CPK, creatine phosphokinase. The presence of creatine phosphokinase आपको पता है कि यह हार्ट से आता है या मसल से आता है. तो in the context, in this clinical context, a raised CPK indicates muscle damage, and on the whole, this patient has rhabdomyolysis. Due to rhabdomyolysis, myoglobin is leaking into the blood. It is being filtered by the kidney. That myoglobin has a direct toxic effect on the kidney, as well it causes tubular blockage. Together, these two things, they cause a renal acute kidney injury, and that renal acute kidney injury is evidenced by a creatinine, blood urea nitrogen to creatinine ratio of less than 20. ठीक है,
दिस पेशेंट हैज़ rhabdomyolysis induced acute kidney injury. स्पेसिफिक मैनेजमेंट इस पेशेंट में क्या होनी चाहिए इस केस में? डायलिसिस, ठीक है, डायलिसिस कर सकते हैं, करेंगे या नहीं करेंगे? इस केस में अभी आप डायलिसिस नहीं करेंगे। डायलिसिस फर्स्ट लाइन आंसर नहीं है। क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है, एक सेकेंड, क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है, फर्स्ट लाइन ट्रांसप्लांट नहीं है। हार्ट फेलियर का पेशेंट है, फर्स्ट लाइन ट्रांसप्लांट नहीं है। डायलिसिस इज नॉट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं अभी। कैसे मैनेज करेंगे इस पेशेंट को, जल्दी से बताएं, टाइम कम है, केसेस ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे हैं। IV line or Foley's catheter. IV line, Foley's catheter, excellent. Specific management, what should be in this case? We want भाई इतना ज़्यादा HB लेवल तो उसके ब्लड में है या RBC से, मायोग्लोबिन इतना ज़्यादा तो है ही, अब उसका कैसे निकाला जाए किसी तरीके से? हाँ, कैसे? बिल्कुल, मायोग्लोबिन को रिमूव करना है, बिल्कुल आपने बात ठीक कही है। अगर एक चीज़ ब्लड में ज़्यादा है और किडनीज़ में ज़्यादा है और वो इतनी ज़्यादा है कि वो क्लॉग कर रही है रीनल ट्यूब्यूल्स को, तो क्या एक तरीका हो सकता है इसको जल्दी से निकालने का? डायूरेसिस, एक्सीलेंट। डायूरेसिस का क्या मतलब है कि इफ मज़ीद कंसंट्रेट हो जाएगा। मज़ीद कॉन्सेंट्रेट तब होगा जब आप मायोग्लोबिन भी इंट्रोड्यूस करें। अगर आप एक पेशेंट को वॉल्यूम उसका लोड करें, मतलब डायूरेसिस करें बाय यूज़ ऑफ डायूरेटिक्स या सिंपली बाय हाइड्रेटिंग द पेशेंट, डायूरेसिस से बेहतर टर्म होगी हाइड्रेशन। अगर आप पेशेंट को हाइड्रेट करें IV फ्लूइड्स के साथ, तो आप देखें मायोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन पहले शायद ब्लड में ज़्यादा हो, बट बाय इंट्रोड्यूसिंग फ्लूइड विच डज नॉट हैव मायोग्लोबिन, यू डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मायोग्लोबिन, नंबर 1। और नंबर 2, किडनीज़ में जो क्लॉग हो रहा है ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन, जितना ज़्यादा आपको पता है कि फ्लूइड इंटेक होगा उतना ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस होगा, जितना ज़्यादा यूरिन होगा मायोग्लोबिन उतनी आसानी से रिमूव होगा। सो हाइड्रेशन इज़ द की प्रिंसिपल इन द मैनेजमेंट ऑफ रैप्टोमायोलिसिस। इस पेशेंट में और स्पेसिफिकली कुछ हमें देखना चाहिए? हाइपरकैलेमिया, ठीक है, तो हाइपरकैलेमिया की मैनेजमेंट भी इस पेशेंट में ज़रूरी है। वी वांट टू मैनेज दिस पेशेंट्स हाइपरकैलेमिया। कैसे हाइपरकैलेमिया मैनेज करेंगे ये हम बाद में देखेंगे। गुड, वी वांट टू मैनेज दिस पेशेंट्स हाइपरकैलेमिया। दिस पेशेंट हैज़ rhabdomyolysis ड्यू टू ट्रॉमा एंड दैट इज़ कॉजिंग रीनल AKI, ट्रॉमा इंड्यूस्ड rhabdomyolysis। ठीक है, दिस वॉज आवर थर्ड केस ऑफ डे। काफ़ी केसेस हैं, जल्दी जल्दी इनको देखते हैं। ये केस आपने देखा हुआ पढ़ा हुआ है, आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलो इस केस को थोड़ा गौर से देखते हैं। फीचर्स मैं हाईलाइट करता जाऊंगा, आपने गौर से देखते जाना है, देन विल डिस्कस व्हाट दिस पेशेंट हैज़। इस हिस्ट्री को देख के आपको क्या लगा है? व्हाट डज दिस पेशेंट हैव? दिस पेशेंट, दिस फ्रेंड क्या है? सम इन्फेक्शन। तो इस पेशेंट को सिवियर डायरिया हुआ है एक पार्टी के बाद, जहाँ पे अपने दोस्तों के साथ ही क्या था, डायरिया, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग, एक्सीलेंट। तो देयर इज सम काइंड ऑफ फूड पॉइजनिंग और डायरिया विच हैज़ हैपेंड टू दिस पेशेंट, जो इसके साथ, लेकिन उसके साथ साथ डिसोरिएंटेड भी है, टैकिकार्डिक भी है, मल्टीपल पेल पेटिकिया ऑन आर्म्स एंड लेग्स। वाटर हाउस फ्रेडरिक सिंड्रोम लग रही है।
कौन सा सिंड्रोम लग रहा है? वाटर आउट फ्रीड्रिक सिंड्रोम, एक्सीलेंट। उसमें भी मल्टीपल पेटिकिया होते हैं, पेशेंट टैकिकार्डिक होता है, डिसोरिएंटेड होता है। वो किस वजह से होता है? उसकी कॉज क्या होती है? ये इन्फेक्शन, किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है? क्राउडेड प्लेसेस में जाने से, नेक्सेरिया की वजह रीनल कॉर्टेक्स। आपकी बात ठीक है, कॉर्टेक्स में होता है। उसकी कॉज है नाइसेरिया मेनिंजिटिस। नाइसेरिया जो है वो या सोर थ्रोट के साथ आता है या सेक्सुअली एक्टिव पेशेंट्स में होता है। तो क्या इस पेशेंट में वो तो आपको फीचर्स मिल रहे हैं? क्राउडेड प्लेसेस पे जाने से हो जाता है ना, जैसे बैरक्स में। बिल्कुल होता तो है, लेकिन देखो होगा ना। कॉज अगर रिस्क फैक्टर मौजूद है तो वो डिजीज़ भी तो होना चाहिए ना। क्राउडिंग प्लेसेस में जाने से टीबी भी हो जाता है, कोरोना भी हो जाता है, काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं। फीचर्स तो होंगे कि नहीं? क्राउडिंग प्लेसेस में जाने से सोर थ्रोट होगा, अगर सेक्चुअली एक्टिव पेशेंट है तो यूटीआई होगा। इस पेशेंट में वो हिस्ट्री नहीं है, तो दिस कैन नॉट बी वाटर हाउस फ्रीड्रिक सिंड्रोम। ठीक है। क्या कोई ऐसी डिज़ीज़ आपके ज़हन में आती है कि एक पेशेंट है जिसको फीवर डायरिया के साथ है? चलो फीवर लिख देता हूँ यहाँ पे। जिसको फीवर भी हो और साथ डायरिया भी हो, फीवर और डायरिया के साथ यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाए, मल्टीपल ब्रूजेस हो जाए, और उस पेशेंट ने बर्गर खाया हो पिछले दिन। हाँ बिल्कुल। तो हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम के डायग्नोसिस क्या क्या चीज़ें कॉज करता है? हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम क्या क्या फीचर्स होते हैं? हीमोलिटिक एक तो किडनी को अफेक्ट करता है, किडनी को इसके अफेक्ट अलावा करता है, प्लेटलेट्स को, वास्कुलर एंडोथेलियम को। किडनी, प्लेटलेट्स, एंडोथेलियम, गुड, एक्सलेंट। प्लेटलेट्स, एंडोथेलियम। होता क्या है इसमें बेसिकली? माइक्रो एंजियोपैथी ज्यादा पूरी होती है, उसी वजह से हीमोलिटिक एनीमिया है। शुगर टॉक्सिन रिलीज होती है, वो सब ये करवाती है। बिल्कुल, शुगर टॉक्सिन रिलीज होता है, कॉजेस ए माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया। तो द पेशेंट हैज़ किडनी प्लेट, इसका एक निमोनिक था, फीवर, एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, रीनल एंड नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट। रीनल इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़्यादा होती है, नर्वस सिस्टम जो है इन्वॉल्वमेंट वो इसके बराबर का एक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, माइक्रो एंजियोपैथिक उसमें होती है। ठीक है, उसका भी एक नाम होता है, उसको भी हम बात पिगलोसिस। थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा। बिल्कुल, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा। So this patient has hemolytic uremic syndrome, and this hemolytic uremic syndrome is causing a acute kidney injury. Acute kidney injury में again investigations जो हम कराते हैं, investigations हम कुछ कराते हैं। इस पेशेंट की सीरम क्रिएटिनिन लेवल और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल ये है, रेशो मैं नहीं बताऊंगा। तो is this hemolytic uremic syndrome causing a renal acute kidney injury or a pre-renal acute kidney injury? Renal, ठीक है। तो hemolytic uremic syndrome is a cause of acute kidney injury. Okay? तो this is another cause of renal acute kidney injury. अब उसी के साथ हम एक आगे केस देखते हैं, ट्रैवर्सा। थोड़े सिंपल से केसेस हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए प्रेजेंटेशन का। ये केस देख के बताएं इस पेशेंट को क्या है। फीचर्स मैं हाईलाइट कर देता हूँ जल्दी से। Preeclampsia. Preeclampsia, excellent. This patient has preeclampsia. This patient has preeclampsia, and preeclampsia can also be a cause of acute kidney injury. इस पेशेंट की यूरिनालिसिस और RFTs, चलो यूरिनालिसिस को हम छोड़ देते हैं, RFTs में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है क्रिएटिनिन NBUN रेशियो जो सबसे कॉमनली आता है। तो प्रीक्लैम्पशिया है, इज इट ए रीनल AKI और इज इट प्री रीनल AKI?
pre-renal. दोबारा देख लो. Look again. Is it a renal AKI or is it a pre-renal AKI? Renal. Renal AKI. Is it a renal AKI or is it a pre-renal AKI? Pre-renal. हाशिर का माफ आ रहा था. दोबारा से एक फाइनल कंसेंसस होना चाहिए इस चीज़ पे. रीनल है. रीनल AKI है, ठीक है. Renal AKI. Now, what is similar in these two cases? Eclampsia और जो पिछला आपने देखा था अभी ये केस और hemolytic uremic syndrome. In what way are they similar? Glomerular damage. दोनों Endothelial damage. endothelial damage, excellent. Glomerular damage, endothelial damage, both of these are causing a renal AKI. तो रीनल AKI अभी तक हमने देखा. पहले जो था रीनल AKI एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, वो किस वजह से हो रहा था? जो एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हमने देखा था वो किस वजह से हो रहा था? ड्रग इंड्यूस्ड. इट वाज एन एलर्जिक डिजीज. बिल्कुल. दिस both hemolytic uremic syndrome and preeclampsia are diseases which cause endothelial damage. These are small to medium vessel diseases which affect small to medium vessels, and hence these vessels, they cause damage to the renal vasculature. So these diseases, sorry, they cause damage to the renal vasculature and they cause a renal AKI. So a patient with preeclampsia can develop a renal acute kidney injury. Okay? So this was another acute kidney injury, renal acute kidney injury. अगला देखते हैं जल्दी से केस. ओके, एक सेकंड, ये देख लिया था. हाँ, टेक अ लुक एट दिस केस. अब इस पेशेंट की हिस्ट्री जो है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इस पेशेंट की हिस्ट्री में? Age, history of diabetes. Excellent. Age or history of diabetes is very important in this patient. Then there's a, दूसरा ये जो contrast agent use किया गया है. ठीक है. Secondly, there is a comorbid. Comorbid क्या है? Shortness of breath, weight loss and hemoptysis. A bronchogenic CA is suspected. ठीक है. और important क्या है इस हिस्ट्री में? OPD में presentation after OPD. 12 hours. ठीक है, OPD presentation है. और क्या है important? He undergoes an investigation. ठीक है. Which investigation? Contrast enhanced CT. Contrast enhanced CT. और उसके बाद patient has 12-hour history of drowsiness and a fall in his urine output. Just based on this brief case statement, what do you think is the cause of this patient's fall in urine output? या जो क्या agent cause? use किया Contrast use agent किया. के लिए. ठीक है. So this patient has a fall in his urine output and we're suspecting that this patient has a acute kidney injury. When we perform a urinalysis in this case, this is what we see. Casts. कौन से casts होते थे इधर? Okay, एक second मैं आज फिर लेना. This patient has granular casts which are present. Yes, cells, endothelial, epithelium cells. Sorry, epithelial cells are present. Epithelial cells are present. RFTs. Creatinine is raised to 4.5. Blood urea nitrogen is 5. Proteins नहीं है इस पेशेंट में. Urinalysis और RFT की बेसिस पे चलो फ्रैक्शन एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम भी देख लेते हैं, है ना? Sorry, urine sodium देख लेते हैं. Urine sodium. Urinary sodium is 30. Is this a renal acute kidney injury
or a pre-renal acute kidney injury? Renal. Renal acute kidney injury. Casts और cells इस पेशेंट की यूरिनालिसिस में क्या बता रहे हैं आपको? Tubules का Necrosis. damage. The tubules. ट्यूब्यूल्स, रीनल Tubules. ट्यूब्यूल्स का डैमेज है. Tubular necrosis. ठीक है. तो granular casts whenever they are present, they indicate what? Tubular Tubular necrosis. necrosis. Tubular necrosis. So this patient, इस पेशेंट को क्या मसला है अभी? Acute tubular necrosis. Excellent. इस पेशेंट को acute tubular necrosis है. What is the cause of this patient's acute tubular necrosis? Contrast. Contrast induced. So this patient has what? A contrast induced AKI, induced ATN. Contrast induced ATN slash contrast induced acute kidney injury. इस पेशेंट का ये डायग्नोसिस है. How should such a patient be managed? या मैनेजमेंट से इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हाउ डू यू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग. कभी किसी पेशेंट के साथ कंट्रास्ट इंड्यूस्ड मतलब कंट्रास्ट एनहेंस्ड कोई आपने इमेजिंग करवाई है या होती देखी है? कंट्रास्ट एनहेंस सीटी और एन MRI और एन IVU और अ बेरियम स्वॉलो? No. नहीं. ठीक है. तो कंट्रास्ट इंड्यूस्ड AKI और ATN, इसकी जो प्रिवेंशन है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. क्या करना चाहिए इस पेशेंट में? आपको लगता है कि कंट्रास्ट AKI कॉज कर रहा है, तो कैसे आप प्रिवेंट करेंगे इस कंडीशन को डेवलप होने से? हाइड्रेशन और डायोलिसिस करवाएंगे. ठीक है. एक तो हाइड्रेशन वाली बात हो गई इम्पॉर्टेंट. वन थिंग इज़ हाइड्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. और दूसरा, एक पेशेंट को कंट्रास्ट देने से उसकी किडनीज को डैमेज हो रहा है, क्या करना चाहिए? कोई और तरीके से मतलब नॉट गिव इट. एक्सेलेंट. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. देखो, नंबर 1, अवॉइड कंट्रास्ट. ठीक है. द पेशेंट हैज़ ए हिस्ट्री ऑफ AKI या एलर्जी, जो सिंपल सवाल पूछा जाता है कि एलर्जी है इस चीज़ से नहीं, तो वन थिंग इज़ टू अवॉइड कंट्रास्ट इन इटसेल्फ. इफ़ कंट्रास्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड एंड इफ़ इट इज़ नेसेसरी एज इज सच ए केस जिस तरह ऊपर है, तो मिनिमल डोज, क्योंकि ये IV कंट्रास्ट होता है, मिनिमल डोज इज रिक्वायर्ड. सेकेंडली, again as this contrast is causing direct toxicity and damage, जिस तरह rhabdomyolysis ने कराई थी, in such a case we need hydration. Prehydration इसे कहते हैं. Prehydration, prehydrating the patient यानी कि प्रोसीजर या कंट्रास्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन से पहले 1 to 2 लीटर्स ऑफ फ्लूइड, नॉर्मल से लाइन 8 से 12 घंटे पहले, 8 से 12 घंटे पहले और 8 से 12 घंटे बाद में. Prehydration, perihydration, post hydration. These are the 2 and 3 important principles which are for the management of a contrast induced AKI. इसीलिए जो भी पेशेंट जिनमें कंट्रास्ट एनहेंस्ड इमेजिंग करवानी होती है उनको प्रीहाइड्रेट करते हैं, प्रोसीजर के दौरान भी हाइड्रेट रखते हैं, प्रोसीजर की बाद भी हाइड्रेशन उनकी रखते हैं. ठीक है. दिस इज़ ए कंट्रास्ट इंड्यूस्ड AKI और आपको अब समझ आ गई है कि कंट्रास्ट कॉजेज ए रीनल एक्यूट किडनी इंजरी. दिस वाज ए कंट्रास्ट इंड्यूस्ड AKI. अब हम जी हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें नहीं करवाना? नहीं करवाना, देखो नहीं करवाना तो इन हर इन्वेस्टिगेशन की कुछ इंडिकेशंस होती हैं. इस पेशेंट में कंट्रास्ट एनहांस CT स्कैन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, जो स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है ना, वो होती है एलर्जी. इफ देयर इज एलर्जी टू द कंट्रास्ट, और एलर्जी आपको पता है कैसे प्रेजेंट करेगी अगर पेशेंट को कंट्रास्ट एलर्जी है. इस केस में बाय प्रीहाइड्रेटिंग द पेशेंट दिस कंट्रास्ट इंड्यूस्ड इंजरी कैन बी मिनिमाइज्ड और इवन अवॉइडेड. इसीलिए जो है ना, कंट्रास्ट को अवॉइड की बजाय कंट्रास्ट की मिनिमल डोज यूज़ करते हैं. ठीक है. The logic, the reasoning is sound that the contrast should be avoided. However, by prehydrating, clinical trials have seen by prehydrating the patient and using a minimal dose necessary of the contrast induced injury can be avoided.
इसीलिए अब कंट्रास्ट वाले टेस्ट नहीं करवाने की बजाय पेशेंट्स को प्रीहाइड्रेट करते हैं, प्रिवेंशन पे फॉलो करते हैं। भाई इसमें एज का भी फैक्टर होगा कि ओल्ड एज में कंट्रास्ट ना बिल्कुल करना। है, बिल्कुल फैक्टर है। एज से ज़्यादा एक और चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो क्या है? Diabetic. डायबिटिक है। डायबिटिक ठीक है, तो डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनमें किडनीज को क्या हो सकता है? एक वैसी कंडीशन है Nephropathy. नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी, ठीक है, तो नेफ्रोपैथी हो जाती है। इसी तरह पेशेंट्स जो बाकी प्रीमॉर्बिड सच एज हाइपरटेंशन, सच एज lupus erythematosus, such as sarcoidosis, yeah, any systemic disease or chronic disease which can involve the kidneys. We presume that it does involve the kidneys, and in such patients जो ये दूसरे डैमेजेस हैं वो ज़्यादा सीवियरली प्रेजेंट करते हैं। इस पेशेंट में कॉन्ट्रास्ट कॉज क्या है? कॉन्ट्रास्ट यूज है। रिस्क फैक्टर्स क्या है इस पेशेंट में? डायबिटीज़ इज अ रिस्क फैक्टर बिकॉज दे इज अंडरलाइंग, दे माइट बी अंडरलाइंग डैमेज टू द किडनीज इन दिस पेशेंट, और कंट्रास्ट की वजह से वो डैमेज एक तरह से स्पीड अप हो गया है, या उस पहले ही डैमेज किडनी के ऊपर और डैमेज हो गया। ठीक हो गया? अब हम आखिरी दो चीज़ें केसेस देख लेते हैं जल्दी से। हाँ, ये केस, इस केस स्टेटमेंट की बेस पे जो है ना एक आइडिया हो जाना चाहिए कि क्या मसला है इस पेशेंट को। This 50-year-old gentleman who has presented with AML, recently diagnosed with AML, undergoes his first session of chemotherapy. 2 days later, he is brought to the emergency department, drowsy condition, nausea, vomiting, and severe flank pain. tumor lysis syndrome. Tumor lysis syndrome. Excellent. This is a typical case scenario of tumor lysis syndrome. ठीक है, इस पेशेंट को ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम है। What? अच्छा, इस केस में कोई इंडिकेशन मिल रही है कि दिस पेशेंट माइट हैव एन एक्यूट किडनी इंजरी अभी तक? जो क्या? फ्लैंक पेन से कुछ फ्लैंक पेन, ठीक है, तो फ्लैंक nausea, पेन, vomiting. nausea, vomiting। अच्छा, इंडिकेशन तो है। कैन वी जस्ट बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन अलोन कैन वी से दिस पेशेंट हैज एक्यूट किडनी इंजरी? No. नहीं, ठीक है, तो जस्ट बाय दिस इंफॉर्मेशन we cannot say this patient has acute kidney injury, but we can say that this patient has tumor lysis syndrome, or this presentation is suggestive of tumor lysis syndrome. इस पेशेंट में फिर आप ज़ाहिरी बात है, if something is affecting the kidney, we want some investigations. RFTs इस पेशेंट के यही हैं, सेम है। यूरिनालिसिस में सेल्स, कास्ट, प्रोटीन्स को चलो अब साइड पे देख लेते हैं। इस पेशेंट में अभी तक आपको क्या लग रहा है? दिस पेशेंट है प्री रीनल AKI, रीनल AKI और पोस्ट रीनल AKI? Renal. This patient is likely having a renal AKI. And what is the cause of that renal AKI? uric acid. यूरिक क्रिस्टल यूरिनरी क्रिस्टल्स, ठीक है, जो यूरिनरी क्रिस्टल्स होते हैं, यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो डैमेज कॉज करते हैं। अच्छा, इस पेशेंट में फ्लैंक पेन क्यों हो रही है? Stones हो सकते हैं। स्टोन्स हो सकते हैं, एक्सीलेंट। अच्छा, 2 दिन पहले इस पेशेंट की कीमोथेरेपी हुई थी और 2 दिन बाद ड्राउजी कंडीशन है, नोजिया, वॉमिटिंग और सिवियर फ्लैंक पेन है। नहीं, 2 दिन में तो stones तो नहीं बन सकते, कुछ और होगा। ठीक है, तो एक चीज़ आपको लग रही है कि स्टोन्स हो सकते हैं, दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? अगर एक पेशेंट है उससे फ्लैंक पेन है और वो है कॉलिकी फ्लैंक पेन है, चलो इस पेशेंट को सिवियर कॉलिकी फ्लैंक पेन है, क्या क्या इंडिकेट करती है कॉलिकी पेन? spasm हुआ हुआ है। कॉलिकी पेन, सिर्फ कॉलिकी पेन इन जनरल, व्हाट डज इट इंडिकेट?
अगर एक कोई भी पेशेंट है, colicky pain in the abdomen, colicky pain in the flanks, colicky pain in the right hypochondrium, what does the colicky nature of pain indicate? spasm, Spasm, ठीक है, और spasm किसके against? Obstruction. Obstruction, ठीक है, colicky pain indicates obstruction. Whenever a patient has a colic, pain जो आती है, बढ़ती है, फिर कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, such a pain has obstruction. ठीक है, this patient has obstruction. What is the cause of this patient's obstruction? Due to the uric acid. यूरिक यूरिक एसिड है, एसिड क्रिस्टल्स हो सकते हैं। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हो सकते हैं। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हैं, वो डिपॉजिट हो रहे हैं, वो स्टोन्स क्रॉस कर रहे हैं। Does this patient have a renal AKI or a post-renal AKI? रीनल, Renal, ठीक है, और post-renal के फेवर में कोई है? Post-renal, ठीक है, पोस्ट रीनल भी हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, बिल्कुल पोस्ट-renal, नेफ्रोसिस अगर बिल्कुल। हाइड्रोनेफ्रोसिस और टाइम, हाइड्रोनेफ्रोसिस इज अ chronic condition, it takes time to develop. 2 दिन की हिस्ट्री है। तो दिस पेशेंट हैज़ बोथ सॉरी आवाज़ कट गई थी। भाई मैं कह रही थी ओके ठीक है। अच्छा, दिस पेशेंट हैज़ ए रीनल और स्लैश एंड ए पोस्ट रीनल AKI, दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि रीज़न ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो किडनी के अंदर भी हो सकती है इन द पेल्विस, और किडनी के बाहर भी हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्शन क्या चीज़ कॉज कर रही है इन दिस केस? स्पैज्म, हो ऑब्स्ट्रक्शन यूरिक एसिड क्रिस्टल यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो हैं, जो ट्यूमर लाइसिस की वजह से हो रहे हैं। तो इस पेशेंट की ट्रीटमेंट क्या है? हाउ स्पेसिफिक मैनेजमेंट क्या है इस केस में? व्हाट इज द स्पेसिफिक मैनेजमेंट? एलोप्यूरिनॉल, एलोप्यूरिनॉल, एक्सीलेंट। और सेकेंडली हाइड्रेशन, हाइड्रेशन, यूरिनॉल एंड हाइड्रेशन, ठीक है। दिस इज द स्पेसिफिक मैनेजमेंट फॉर दिस पेशेंट। तो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम कैन कॉज acute kidney injury, specifically a renal or a post renal acute kidney injury. अब आखिरी केस में ज़रा जल्दी से देख लेते हैं। भाई हमने ये क्यों नहीं सोचा कि कोई ड्रग हो सकती है कीमोथेरेपी की जो टॉक्सिसिटी कॉज करे? टॉक्सिसिटी कॉज करे, बिल्कुल सोचा जा सकता है, और अच्छा डिफरेंशियल है। तो कैसे पता लगेगा कि टॉक्सिसिटी कर ये कॉज या यही ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम है? हाउ कैन वी बी श्योर? यूरिक एसिड के लेवल्स हो सकते हैं। लेवल्स हो सकते हैं, एक्सीलेंट। तो एक चीज़, सीरम यूरिक एसिड लेवल्स, सीरम यूरिक एसिड लेवल्स, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं ग्लांस ओवर कर जाता हूँ इस वजह से, क्योंकि मुझे भी याद नहीं रहती, कभी कभी टाइम भी मुझे देखना पड़ता है, और फिर क्वेश्चंस अगर उस चीज़ के बारे में आप पूछोगे तो फिर थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे ना। सीरम यूरिक एसिड लेवल्स मैं लिख लेता हूँ। यूरिक एसिड लेवल्स आर इन दिस पेशेंट 18 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। चलो, ये तो यूरिक एसिड लेवल्स बढ़े, और हमें कैसे पता लगेगा कि दिस इज़ कंट्रास्ट इन मतलब कंट्रास्ट, सॉरी कंट्रास्ट तो नहीं हो रहा है, ये ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम की वजह से एक्यूट किडनी इंजरी हो रही है, या यूरिन आ रही। यूरिन आ रही। यूरिनालिसिस, यूरिनालिसिस पे क्या मिलना चाहिए हमें? क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स, एक्सीलेंट। तो नंबर 1 यूरिक एसिड क्रिस्टल्स मिलेंगे। अगर यूरिन एसिड क्रिस्टल्स मिलें, कास्ट्स जो हैं वो एब्सेंट हो, ठीक है। नंबर 3 कास्ट एब्सेंट हो, WBCs एब्सेंट हो, और एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट हो। तो
आपको समझ आ रही है कि अगर कास्ट नहीं है, एब्सेंट लिख लेता हूँ, if casts are not present in this case, then this is not acute tubular necrosis or direct toxic damage. If there are no no eosinophils and no WBCs present, otherwise no WBC casts present, then it is not tubulointerstitial nephritis. ठीक है, वन थिंग ये है। तो इस पेशेंट की जो हिस्ट्री है, आप इस देखें, हिस्ट्री एक ट्यूमुलाइसिस बता रही है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का इंक्रीज होना। सेकेंडली, लोकलाइज करने की कोशिश करें। अभी डिस्कस कि ग्लोमेरुलर और ट्यूबुलर डिजीज में कास्ट्स प्रेजेंट होंगे। इफ कास्ट्स आर एब्सेंट, दे इंडिकेट दैट द डिजीज इज लोकेटेड फर्दर डाउन। तो अगर मैं कहूँ कि इस पेशेंट में कास्ट एब्सेंट थे, तो आपको समझ आ जाएगी कि दिस इज समथिंग और सम द प्रॉब्लम इज समवेयर फर्दर डाउन द लाइन। ऐसे ही है। Yes. ठीक है, तो these investigations are important for differentiating, लेकिन क्योंकि हमारे पास भी टाइम कम है और ये सिनेरियोज जो हैं इन themselves they are more important, तो इसलिए हम हर उसके साथ उस डिटेल में नहीं जा रहे अपनी। दिस पेशेंट हैज़ ट्यूमोलाइसिस सिंड्रोम। ये ट्यूमोलाइसिस सिंड्रोम है। व्हाट इज दिस कंडीशन कॉल्ड दैन? ट्यूमोलाइसिस सिंड्रोम तो एक है, इसको क्या कहते हैं जो अभी इस पेशेंट में मसला है? दिस कंडीशन जो पेशेंट की अभी है, जिसको उस पेशेंट में एक ही हुआ है, इट इज कॉल्ड हाइपर यूरिसीमिक नेफ्रोपैथी, और ये एक्यूट प्रेजेंटेशन है, तो दिस इज एक्यूट हाइपर यूरिसीमिक नेफ्रोपैथी। एक्यूट हाइपर यूरिसीमिक नेफ्रोपैथी। कॉलिकी पेन की क्या सिग्निफिकेंस है? कॉलिकी पेन की सिग्निफिकेंस ये है कि इट सिग्निफाइज ऑब्स्ट्रक्शन। यूरिक एसिड क्योंकि इंक्रीज्ड अमाउंट में होता है इन ट्यूमोलाइसिस सिंड्रोम, इट इज़ डिपॉजिटेड इनसाइड द स्मॉल ट्यूब्यूल्स एंड इन द लार्जर डक्ट्स. It causes intrarenal and postrenal obstruction. That intrarenal and postrenal obstruction manifests as colicky pain, colicky flank pain. नहीं हो सकता उसको स्टोन्स भी डेवलप हो रहे हो, इस वजह से भी तो हो सकता है। बिल्कुल, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब ही यही है कि स्टोन्स, देखो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स आर डिपॉजिटेड एंड दे एक्यूमुलेट, तो स्टोन्स ही बन रहे हैं। इतना जल्दी स्टोन्स बन सकते हैं 2 दिन में? 2 दिन में देखो, चीज़ एक्यूमुलेट जो हो रही है ना, वो स्टोन बना रही है, वो हो रही है। स्टोन्स इन ट्रेडिशनल सेंस है ना, वो ओवर टाइम और प्रोसेस बनते हैं। ये जो है यूरिक एसिड डिपॉजिट होके स्मॉल वेसल्स में, ट्यूब्यूल्स में और लार्जर डक्ट्स में डिपॉजिट होके ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है वहाँ पे। तो स्टोन्स एज सच नहीं बना रहा, डेपोजिशन की वजह से है, ऑल्दो इट माइट इवन कॉज स्टोन्स बन जाते हैं। ठीक है, जो ये कंडीशन है, दिस पेशेंट्स कंडीशन इज कॉल्ड एक्यूट हाइपर यूरिसीमिक नेफ्रोपैथी। एक्यूट हाइपर यूरिसीमिक नेफ्रोपैथी टर्म जो बुक्स में आप पढ़ेंगे वो इसके लिए है। एक्यूट हाइपर यूरिसीमिक नेफ्रोपैथी इस पेशेंट में क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है? ये क्या, वो तो ठीक है, ट्यूमोलाइसिस सिंड्रोम की वजह से हो रही है, बहुत ज्यादा डीएनए ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उसकी वजह से ट्यूमोलाइसिस सिंड्रोम हो रहा है, यूरिक एसिड बन रहा है। कोई और कंडीशन आपकी ज़हन में आती है जिसमें यूरिक एसिड रिलीज होता है ना, तो उसमें से यूरिक एसिड निकलता है। बिल्कुल, कोई और कंडीशन आपके ज़हन में आती है जिसमें एक्यूट हाइपर यूरिसीमिक नेफ्रोपैथी डेवलप हो जाए? एंजाइम डिफेक्ट, एक्सीलेंट, एंजाइम डिफेक्ट्स में हो सकती है और गाउट में भी हो सकती है। बिल्कुल, तो द कंडीशन क्रोनिक नहीं होती, क्रोनिक होती है, बिल्कुल, दैट इज क्रोनिक हाइपर यूरिसीमिक नेफ्रोपैथी। कहने का मकसद ये था कि एक्यूट क्रोनिक जो कंडीशन है ना, हाइपर यूरिसीमिया की वजह से नेफ्रोपैथी हो रही है, दैट कैन बी ड्यू टू ट्यूमोलाइसिस सिंड्रोम एक्यूट, और इट कैन बी क्रोनिक इन द केसेस ऑफ गाउट और एंजाइम डिफेक्ट्स इवन। ठीक है, द प्रॉब्लम इटसेल्फ इज कॉल्ड हाइपर यूरिसीमिक नेफ्रोपैथी। दिस पेशेंट हैज़ एक्यूट हाइपर यूरिसीमिक नेफ्रोपैथी। आखिरी केस सिनेरियो देखते हैं जल्दी से। क्या मसला है इस पेशेंट को?
Due बीपीएस to की वजह से वो BPH, एक्यूमुलेट हुआ और डिस्टेंशन हुई है जिसकी वजह से पेन हो रहा है। डिस्टेंशन हुई है, पेन हो रहा है। अच्छा, इस पेशेंट को बीपीएस तो है ही है। क्या फीचर्स हैं इसमें जो एक्यूट किडनी इंजरी को इंडिकेट कर रहा है इस केस सिनेरियो में? a presentation to ER and past 12 hours. Past 12 hour inability to pass the urine. So we're suspecting एक हमें चीज़ मिल रही है, inability to pass urine for the last 12 hours, which is acute kidney injury. तो acute kidney injury है, examinations हमने करानी, investigations हमने करानी होती हैं. Again, blood urea creatinine fractional excretion of sodium is the same. कौन सी acute kidney injury है? Is this a renal, pre-renal और post-renal लेके आई? Post-renal लेके आई है. Where is the obstruction in this case? Urethra और the bladder outlet, दोनों में से किसी एक जगह पे. Bladder outlet जारी बात है, bladder के आगे सामने urethra ही है, तो उनमें से किसी एक जगह पे हो सकती है. तो bladder outlet can obstruction or a urethral obstruction can cause a acute post-renal kidney injury. Acute a kidney injury, a post-renal AKI. How will you manage this patient? क्या इसकी मैनेजमेंट होनी चाहिए? ब्लैडर एम्प्टी करेंगे. ब्लैडर एम्प्टी करेंगे, और ब्लैडर एम्प्टी किस तरह करेंगे? तो फॉलिस कैथेटर पास करेंगे. लेट्स से इस पेशेंट में फॉलिस कैथेटर पास नहीं हो सकता, स्पेसिफिक मैनेजमेंट जो है, फिर क्या करेंगे? ऑब्स्ट्रक्शन रिलीफ करने ऑब्स्ट्रक्शन रिलीफ करने के लिए ठीक है, तो बीपीएस को ठीक करेंगे. एक्यूट मैनेजमेंट है ना, एक पेशेंट आपके पास आया है, उसका ब्लैडर इतना डिस्टेंडेड है कि ऊपर से पैल्पेट कर सकते हैं, तो ऑब्स्ट्रक्शन रिलीफ करने का जो सबसे आसान और इजी तरीका है जो करना भी चाहिए, दैट इज कैथेटराइजेशन, इंसर्टिंग फॉलिस कैथेटर. इफ यू कैन नॉट इंसर्ट अ फॉलिस कैथेटर, द अदर थिंग व्हिच शुड बी डन इज ए सुप्राप्यूबिक कैथेटर, ए सुप्राप्यूबिक पंक्चर और ड्रेनेज. उसमें यह है कि सर्जिकली कैथेटर इज इंसर्टेड इनसाइड द ब्लैडर. प्रोस्टेट की क्यों नहीं सर्जरी की जाती कि वो परमानेंटली ठीक हो जाए? प्रोस्टेट की सर्जरी तो आप करेंगे, लेकिन देखो ये पेशेंट जो है इसमें एक्यूट प्रेजेंटेशन है. याद रखना एक्यूट प्रेजेंटेशन की हमेशा आप पहले एक्यूट मैनेजमेंट करोगे फिर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट करोगे ना. लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट इज सर्जरी. However, this patient needs to be acutely managed. Like, क्योंकि सर्जरी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप 2 मिनट में कर सको या 5 मिनट के अंदर अंदर हो जाए. 5 मिनट के अंदर अंदर फॉलिस कैथेटर पास हो जाता है. And you need to pass it, otherwise the patient will have a ruptured bladder, which in itself is a surgical emergency. The surgery करते हैं, it is the definitive treatment. However, acute presentations require acute management. अभी तक हमने जितने केसेस देखे हैं ये काफ़ी स्पेसिफिक कॉजेज़ थे ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी, और स्पेसिफिक कॉजेज़ के जो हैं इनकी स्पेसिफिक मैनेजमेंट्स भी थी. जिस तरह AIN की हमने मैनेजमेंट डिस्कस की थी, सजेशन ऑफ ड्रग. रैप्टोमाइलिसिस की डिस्कस की थी. अच्छा, रैप्टोमाइलिसिस में एक चीज़ मैंने देखा, मैंने गलत बता दी है. रैप्टोमाइलिसिस में ग्रैनुलर कास्ट्स बनते हैं. ग्रैनुलर कास्ट्स क्या इंडिकेट करते हैं? ट्यूब्यूल्स इंजरी, ट्यूबुलर नेक्रोसिस, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस. ठीक है, तो रैप्टोमाइलिसिस कॉजेज एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस. तो ऑल ऑफ दीज केसेस दे हैव देयर ओन स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. कुछ ख़ास चीज़ें थोड़ी बहुत आपने करनी होती हैं. जब हम एज ए जनरल एक्यूट किडनी इंजरी की बात करते हैं तो हाउ डू वी मैनेज अ पेशेंट हु हैज़ एक्यूट किडनी इंजरी? और ये मैनेजमेंट किडनी के फंक्शंस पर डिपेंड करती है. जो किडनी के फंक्शंस होते हैं वो काम हमने उस तरह से मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि एज वी डिस्कस्ड एक्यूट किडनी इंजरी means that the kidney is not able to perform its functions properly. So we have to manage the patient according to those features, according to those functions. क्या functions हैं किडनी के जो हमने करने हैं काम जिन पे?
जल्दी से बताएं, मैनेजमेंट की फीचर्स हैं ये जो हम डिस्कस करने लगे हैं। क्या काम करती है किडनी? फ्लूइड Electrolyte balance, acid base balance. Fluid balance. So the first important thing in a patient who has acute kidney injury, we have to maintain a fluid balance. ठीक हो गया. Number 2, acid base balance. Excellent. Kidney आपको पता है कि chronic management करती है, तो we in such a patient we have to ensure acid base balance. और किडनी का क्या फंक्शन है? एरिथ्रोपोइटिन बना यूरिन प्रोडक्शन। यूरिन प्रोडक्शन, ठीक है, यूरिन तो बनाना है। एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन जो है ना एक्यूट किडनी इंजरी, आज में एरिथ्रोपोइटिन लॉन्ग टर्म में काम करता है। इतनी छोटे से देर के लिए, जितनी देर में एक्यूट किडनी इंजरी होती है 12 आवर्स 24 आवर्स, इट डज नॉट कॉज एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन, तो इसलिए हम उसको एक्टिवली मैनेज नहीं करते हैं। यूरिन प्रोडक्शन, लेकिन यूरिन प्रोडक्शन का भी तो कोई मकसद है, देयर इज़ अ पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, वो क्या है? Electrolyte balance. एक्सेलेंट, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इंपॉर्टेंट है। और क्या हो सकता है? और भाई रेनिन भी इस शॉर्ट टर्म में नहीं होती। वेस्ट एक्सक्रीशन। रेनिन शॉर्ट टर्म में उस तरह नहीं होती। रेनिन एंजियोटेंसिन जो है ना वो लॉन्ग पीरियड्स में होता है, लेकिन उसका भी है। मैं एक दो चीज़ें लिख लेता हूँ 5 और 6, लेकिन आपको इनके बारे में बता देता हूँ। एक एनीमिया है, और रेनिन एंजियोटेंसिन क्या कहता है? रेनिन के बारे में सॉरी मुझे सही तरह समझ नहीं आई। सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। हाँ, सोडियम वाटर रिटेंशन का क्या पर्पस है? Blood pressure को maintain करना. ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, हम इसको फ्लूइड बैलेंस कह सकते हैं, यानी या ओवरलोड होगा या अंडरलोड होगा, या फ्लूइड बैलेंस, या पेशेंट में फ्लूइड ओवरलोड होगा या फ्लूइड डेफिशिएंसी होगी। यही है ना किडनी का काम, कि जब फ्लूइड बॉडी में कम है तो रेनिन एंजियोटेंसिन ज़्यादा होगा ताकि बैलेंस मेंटेन हो। इसी तरह जब फ्लूइड बॉडी में ज़्यादा है तो उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी ताकि एक्सक्रीशन ज़्यादा हो। वैसे ओवरलोड हुआ होता है इनमें, ऐसे पेशेंट्स में। अच्छा, प्री रीनल एकेआई में क्या होता है? ओवरलोड होता है या डेफिशिएंसी होती है? एफिशिएंसी होती है। डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, नॉट जनरलाइज। किडनी दोनों तरह काम करती है और इसीलिए हमें फंक्शन दोनों तरह से देखना है। मैं इस पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, आप इसको हम डिस्कस करेंगे, अभी करेंगे, लेकिन आप बाकी मुझे फंक्शंस बताएं किडनी की जल्दी से, ताकि हम उन पर फोकस करें। क्या काम करती है? वेस्ट एक्सक्रीशन। वेस्ट एक्सक्रीशन, एक्सीलेंट। वेस्ट किस फॉर्म में होता है जो एक्सक्रीट होता है बॉडी के अंदर से? अमोनिया एंड यूरिया। यूरिया, ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यूरिया। और यूरिया को अगर हम लैब्स की ज़बानी बात करें तो हाउ डू वी चेक लेवल्स ऑफ यूरिया इन द ब्लड? क्या चीज़ देखते हैं हम? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल्स, एक्सीलेंट। तो PUN एक्सक्रीशन, ठीक हो गया। और भी कोई फंक्शंस हैं किडनी के जो शॉर्ट टर्म में इंपॉर्टेंट होने चाहिए, या सिर्फ यही है? फ्लूइड बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, और यही चीज़ है। ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा। ट्यूबुलर सिक्रीशन हो सकता है, शॉर्ट टर्म अगेन वो चीज़ें नहीं हैं आती। चलो, मोर और लेस किडनी की जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो यही हैं। फ्लूइड बैलेंस, हाउ डू वी नो इफ अ पेशेंट इज इन फ्लूइड ओवरलोड और इन फ्लूइड अंडरलोड? कैसे हमें पता लगता है? क्या चीज़ें हम चेक करते हैं? ब्लड प्रेशर, पल्स। ब्लड प्रेशर और पल्स, ठीक है। तो वन इज़ ब्लड प्रेशर, सेकेंडली पल्स। और कुछ चेक करते हैं? और किसी चीज़ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं? एग्जामिनेशन पे तो PP पल्स इम्पॉर्टेंट है। और कोई तरीका? Signs of dehydration. साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन देखेंगे। एडीमा अच्छा, कितना है? एडीमा कितना है, एक्सीडेंट, वो भी हमें पता लग जाएगा। अच्छा, इस पे इसको ज़रा दोबारा से देखते हैं। ये पेशेंट जो है यूरिन आउटपुट, ठीक है। अच्छा, ये पेशेंट जो है
इसमें आपको क्या लगता है, जो पहला केस हमने देखा था, इज दिस पेशेंट ऑन फ्लूइड ओवरलोड या फ्लूइड अंडरलोड? अंडरलोड है। आपने इस पेशेंट को आईवी लाइन स्टार्ट की, फ्लूइड रिससिटेशन विद नॉर्मल से लाइन आपने इस पेशेंट में स्टार्ट कर दी। नाउ द ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट इज 100/70। ओहो सॉरी, ये शॉर्टकट से प्रेस हो गया था। अच्छा, नाउ द ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट इज 100/70. However, urine output is still low. Urine output is still less than 0.5 milliliters per kilogram per hour. क्या ये पेशेंट वेल हाइड्रेटेड है, डिहाइड्रेटेड है? Well hydrated. वेल हाइड्रेटेड। हाउ डू यू नो? दैट इज द क्वेश्चन। बीपी नॉर्मल है, पल्स नॉर्मल है, तो इस पेशेंट का तो यूरिन आउटपुट भी ठीक हो जाना चाहिए था। Is there any other way we can assess the status of intravolume, कितना fluid है? Volume status assess करने का कोई तरीका है? Is there an invasive method of monitoring which tells us if there is volume deficiency? CVP line. CVP line, excellent. तो ये चीज़ important थी, ठीक है? In patients who have fluid balance, we have there are certain things we used to assess. In normal patients आपको पता है कि urine output जो है it is used to assess. However, in patients who have acute kidney injury, in pre-renal they might मतलब उनमें हो सकता है was normal, लेकिन pre-renal injury if it is prolonged it can lead to renal injury as well. So urine output is not a good measure of intravascular volume status. In such a case, an essential thing for monitoring is the placement of a central venous line. A central venous line key measurements will tell us whether intravascular volume is sufficient, if there is overload, or if there is volume deficiency. ठीक है, तो वॉल्यूम स्टेटस असेस करने के लिए बीपी, यूरिन वॉल्यूम, ऑल दोस अदर साइंस आर इम्पॉर्टेंट. JVP assess नहीं कहते, but presence of a line, a central venous line, will help you assess whether the patient is in fluid overload or underload. It will help you assess the fluid state of the patient. That is why whenever a patient with AKI is to be resuscitated, जो आप फ्लूइड देते हैं इस पेशेंट को, फ्लूइड बैलेंस के लिए अगर आपने फ्लूइड देना है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू एडमिनिस्टर नॉर्मल सेलाइन, आप कितना नॉर्मल सेलाइन करेंगे वो आपको बताएगी सेंट्रल वीनस प्रेशर. सेंट्रल वीनस प्रेशर विल गाइड हाउ मच वॉल्यूम रिससिटेशन इज रिक्वायर्ड. ठीक हो गया? दिस वॉज द केस इन फ्लूइड अंडरलोड. अगर फ्लूइड ओवरलोड है तब पेशेंट को क्या क्या होगा? क्या साइंस हो सकते हैं, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इफ अ पेशेंट हैज फ्लूइड ओवरलोड? सॉरी मेरा माइक म्यूट हो गया था. आई एम सेइंग कि इफ अ पेशेंट हैज फ्लूइड ओवरलोड, व्हाट आर द फीचर्स हो सकते हैं उस पेशेंट में हो सकते हैं, सिम्टम्स और साइंस? ठीक है, एक तो एडीमा है और रेज्ड ब्लड प्रेशर होगा. रेज्ड ब्लड प्रेशर होगा. स्पेसिफिकली क्या साइंस होते हैं फ्लूइड ओवरलोड के? एक तो एडीमा हो गया. रेज्ड ब्लड प्रेशर ज़रूरी तो नहीं है, पेशेंट इसको हाइपरटेंशन है तो उसमें नहीं हो सकता. फेशियल पफीनेस फेशियल पफीनेस होगी. और बताओ ऑस्कल्टेशन पे क्या मिल सकता है? पल्मोनरी एडीमा के साइन. पल्मोनरी एडीमा मिलेगा. एक्सीलेंट. तो अगर पल्मोनरी एडीमा है तो उसका क्या मतलब है? पेशेंट हैज फ्लूइड ओवरलोड. तब आप क्या करेंगे? डाययूरेसिस. डाययूरेसिस. एक्सीलेंट. और कोई चीज़? डाययूरेसिस किससे करेंगे? लेजिक फ्यूरोसमाइड फ्यूरोसमाइड से करेंगे. एक्सीलेंट. अच्छा, तो
देखो फ्लूइड बैलेंस में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. ओवरलोड आपने देख लिया, वो अंडरलोड मुझे लगता है कि शायद मेरा माइक म्यूट था, आपको सुनाई ना दिया हो. सेंट्रल वीनस लाइन इज़ यूज टू असेस कि क्या वॉल्यूम स्टेटस है वेसल्स का. So when we are resuscitating a patient using normal saline or Lingus lactate, we use central venous pressure as a guide for resuscitation. ठीक है, कितना फ्लूइड चाहिए पेशेंट को, सेंट्रल venous line बताएगा. You will administer a 250 ml bolus or a 500 ml bolus of fluid. If the central venous pressure is okay, then no more fluid is required. If it is not okay, more fluid is required. So the first important thing is fluid balance. Okay, the second important thing is acid balance. Acid balance के लिए let's say कि किडनी का काम क्या है, excretion of hydrogen and ammonium NH+4. ठीक है, तो kidneys excrete acid, ये बात आप सबको पता होनी चाहिए. ठीक है, the function of kidneys is to excrete acid. If kidneys do not excrete acid, what will happen? Acidosis या alkalosis? मेटाबॉलिक एसिडोसिस. एक्सीलेंट. तो मेडिकल मैनेजमेंट जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए इसकी कौन सी ड्रग इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ये एक ड्रग का नाम बता दें. एसिडोसिस की ट्रीटमेंट में कोई एक ड्रग जो यूज होती है. सोडियम बाइकार्बोनेट. बाइकार्बोनेट. तो बाइकार्बोनेट इज एसेंशियल. इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज एसेंशियल इटसेल्फ. एक इलेक्ट्रोलाइट विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ पोटाशियम. ये हम जो है ना इसको डिटेल में बाद में देखेंगे जब हम फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्कस करेंगे. ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एक्सक्रीशन. इफ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इज रेज्ड इन द ब्लड, व्हाट डू वी कॉल दिस कंडीशन? Azotemia. Azotemia. अच्छा, do we need to treat azotemia in itself, or if we manage the treat the patient on the above three principles, if we remove the offending agent जो specific management है वो cause करें, तो in such a case do we need to treat azotemia? नहीं ज़रूरत पड़ती. But what if this increased blood urea nitrogen, what if this thing causes clinical symptoms, then what is that condition called? Uremia. तो let's say that we have हमने जो ऊपर पेशेंट्स डिस्कस किए हैं, we have managed them on these three principles, three important principles. एनीमिया शॉर्ट टर्म में नहीं होता, इसको हम साइड पे डाल देते हैं. अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो डिस्कस करना चाह रहा था. अच्छा, अब ये जो पेशेंट है, मुझे एक मिनट देखने दें ज़रा. वाला तो वो था. हाँ, ये जो rhabdomyolysis का पेशेंट है, this patient who has rhabdomyolysis, let's say that following his initial management, patient develops shortness of breath and unable to lie down. On examination, there are coarse inspiratory crackles bilaterally in the lower lung fields. What does this brief statement tell you? Fluid overload or pulmonary edema. Fluid overload हो रहा है. Excellent. So this patient has fluid overload. How will you manage this patient's fluid overload? Diuretic furosemide. Diuretic furosemide. आपने इस पेशेंट को diuretic furosemide में स्टार्ट किया. However, the patient is pulmonary edema बेहतर नहीं हो रहा. Meaning that examination में फिर भी आपको crackles मिल रहे हैं. Patient is still short of breath. How will you manage this patient? Oxygen. करेंगे dialysis. Dialysis करेंगे. Excellent. तो अब dialysis का वक्त आया है. और what is the indication of dialysis in this patient? Refractory edema. Refractory edema or fluid overload. तो dialysis की indications always remember they are refractory and they are in overload. ठीक है, तो पहले पेशेंट को ये था. अब इस पेशेंट को देखते हैं हम. कौन से वाला पेशेंट था? फीवर, ड्राउजीनेस, और ये पेशेंट है हमारा ये वाला. हाँ, now this patient who has hemolytic uremic syndrome. Following initial management, patient develops central substernal chest pain and discomfort. On examination, a rub is heard.
ये ब्रीफ केस स्टेटमेंट आपको क्या बता रही है? इस पेशेंट को क्या मसला है? प्लूरल एफ्यूजन है। प्लूरल एफ्यूजन। रब कब नजर ऑस्कल्टेट होती है? व्हेन डू वी हियर रब? पेरिकार्डाइटिस में, यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। In a patient who has acute kidney injury or chronic kidney injury, what can be the cause of pericarditis? यूरीमिया। Uremia. तो इस पेशेंट को क्या है? यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस। How will you manage this patient? इसमें भी डायलिसिस करेंगे। इसमें भी डायलिसिस कराएंगे, ठीक है। तो यूरेमिया, azotemia is not harmful. If there is uremia, features of uremia, the patient will require dialysis. तो डायलिसिस की आखिरी इंडिकेशन, सेकंड इंडिकेशन जो अभी हमने देखी है, इट इज़ यूरेमिया। तो पहली क्या थी? फ्लूइड ओवरलोड। दूसरी क्या थी? यूरेमिया। अब हम तीसरी इंडिकेशन देखते हैं इस पेशेंट में, और इस इंडिकेशन में इम्पॉर्टेंट है। जो पेशेंट हमारा था ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम का, हु हैड एक्यूट यूरेमिक acute hyperuricemic nephropathy, following initial management जो हमने नीचे देखी, patient develops nausea, vomiting and generalized body weakness. He also complains of palpitations on and off. क्या मसला लग रहा है इस पेशेंट में? इसका पोटेशियम रेज्ड है। इसका पोटेशियम रेज है। अच्छा, इसकी हमने ECG करा ली जल्दी से, और ECG को हम देख लेते हैं। This is the ECG of this patient. इस ECG को हम दोबारा बाद में डिस्कस करेंगे in detail, but this ECG shows broad and bizarre QRS complexes, and the patient also has bradycardia. अब इसमें bradycardia तो नहीं है, but the QRS complexes are broad and bizarre. इस पेशेंट को है हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया आपको पता है कैसे मैनेज करते हैं? किसी को आइडिया है? चलो ठीक है, हाइपरकैलेमिया मैनेज आपने कर लिया, इंसुलिन देते हैं। इंसुलिन देते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। हाइपरकैलेमिया की मेडिकल मैनेजमेंट हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट लेट्स से यू मैनेज द पेशेंट मेडिकली एंड द हाइपरकैलेमिया डज नॉट गेट बेटर। Hyperkalemia not responding to medical management, फिर आप क्या करेंगे? डायलिसिस Management. Again, you will perform dialysis. What is the indication of this dialysis? Indication of dialysis in this case, electrolyte imbalance. Okay. और लास्ट हम एक और केस देखते हैं जल्दी से। एक और लास्टली ये जो पेशेंट था हमारा, जिसको हुआ था कोई मसला, हाँ, जिसको ये था 20-year-old बॉय जो ER में सीवियर डायरिया के साथ आया था। नाउ दिस पेशेंट फॉलोइंग इनिशियल मैनेजमेंट ही बिकम्स प्रोग्रेसिवली ड्राउजी, द वाइटल्स आर 26 रेस्पिरेटरी डेथ, रैपिड एंड शैलो ब्रेथ्स हैं, BP इज़ 100/70, पल्स इज़ 100 beats per minute, टेम्परेचर इज़ नॉर्मल। क्या मसला है इस बच्चे को? इसकी जो ब्रीदिंग है वो एसिडोसिस को इंडिकेट कर रही है। एसिडोसिस को इंडिकेट कर रही है, एक्सीलेंट। और इस पेशेंट के ABGs ये आए हैं। कौन सा एसिडोसिस है इस बच्चे को? मेटाबॉलिक। Metabolic acidosis. How will you manage this patient's metabolic acidosis? बाइकार्बोनेट देंगे। Sodium bicarbonate. Excellent. So, sodium bicarbonate. Let's say this patient's acidosis is refractory to sodium bicarbonate. How will you then manage this patient? Dialysis. So, dialysis. What is the indication of dialysis in this condition? Refractory acidosis. Metabolic acidosis. So, dialysis can be done in patients.
However, there are 4 important conditions of dialysis, 4 important indications of dialysis, जिस पे आज का ये सेशन ख़त्म करेंगे. The indications for dialysis can be remembered by this mnemonic. ठीक है, A E I O N U. A is for always remember पहले refractory conditions में होता है. First is medical management and then there is dialysis. The first important thing is acidosis. Acidosis. The second is electrolyte. Most commonly कौन सा electrolyte? Potassium. The third is intoxication. Intoxication का मतलब ये है कि patient has either ingested alcohol or another toxin which needs to be removed from the blood. और वो मेडिकल मैनेजमेंट उसकी काम नहीं कर रही. ठीक है, इंटॉक्सिकेशन. O for overload, fluid overload, and finally U for uremia. If medical management does not work for these 5 conditions, then the next treatment for these is dialysis. Dialysis can be done. Our indications ये हैं AEIOU. These are the indications for dialysis. So today we discussed in somewhat detail all these different causes of acute kidney injury, and we grouped them on the basis of investigations into renal, pre-renal or post-renal. So renal, pre-renal, hypovolemia, hypertension, decreased cardiac output, glomerular diseases can cause renal, tubulointerstitial diseases can cause renal, vascular diseases can cause renal. पोस्ट रीनल में स्टोन्स या प्रोटीन डेपोजिशन हो जाए, एक्स्ट्रा रीनल में पेल्विस, ब्लैडर, यूरेथ्रा ऑब्स्ट्रक्शन. अच्छा, पोस्ट रीनल प्रोटीन डेपोजिशन किस कंडीशन में हो सकती है? पोस्ट रीनल AKI है और प्रोटीन्स डिपॉजिट हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन किसी की ज़हन में आ रही है? अमाइलोइडोसिस. एक्सीलेंट, एमाइलोइडोसिस. और उस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रोटीन्स एक्सक्रीट होते हैं लार्ज अमाउंट्स में यूरिन में, और उन प्रोटीन्स को हम देखते हैं बेंज जोन्स प्रोटीन इन मल्टीपल मायलोमा. दे कैन आल्सो कॉज पोस्ट रीनल AKI. दिस इज़ अ गुड टेबल, इसको एंड पे एक बार आके देख लेना. इसमें डिफरेंट कॉजेज़ जो हैं उनको ग्रुप किया हुआ है, कुछ उनके फीचर्स हैं, कुछ उनकी फाइंडिंग्स हैं, कुछ उनकी लैब इन्वेस्टिगेशंस हैं. इस टेबल को आप रिव्यू कर लेना. AKI में यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. किसी ने कोई सवाल या क्वेश्चन पूछना हो तो भी पूछ सकते हैं. अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं ही पूछना चाहूँगा कि कितना समझ आया है आज का? भाई समझ आ गया सारा. अच्छा, स्लो चल रहे हैं, पेस ठीक था, तेज़ कर लेना चाहिए, बोरिंग तो नहीं हो गया था? सही था सर, भाई इस स्पीड से ठीक होता है. अच्छा.